हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से आधुनिक सभ्यता में उलझ गई है, फंस गई है, लेकिन एक वैकल्पिक सभ्यता की तलाश है। वह वैकल्पिक सभ्यता क्या होगी, या जो सभ्यता है अभी मौजूद देश में, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से एक तड़प है कि हम एक वैकल्पिक सभ्यता की तलाश करें। यह पुस्तक तलाश करती है, वह एक कोशिश करती है कि हम वैकल्पिक सभ्यता कैसी हो सकती है। आज सुबह सुबह 52 बीघा की जो सड़क है उस पर मैं घूमने गया था, तो मैं दूर ही था। मैंने देखा कि एक काला काला सा कुछ पड़ा हुआ है, आग जल रही है। मुझे लगा क्या हो सकता है। धीरे धीरे मैं पास गया तो मैंने देखा कि एक आदमी है, वह एकदम चिता की तरह लगता था, एक मरा हुआ लगता था, कहीं से भी जीवन का कोई अंश नजर नहीं आता था। और जब पास गया तो एक आदमी था, आग भी जल रही थी, ये गर्मी का समय है, आग भी जल रही थी। मैंने सोचा कि इस आदमी के लिए कौन सी सभ्यता होगी, कौन सी संस्कृति होगी जिसमें ये जीवित रहेगा, जिसमें सम्मान के साथ यह व्यक्ति जी सकेगा। यह कौन सी सभ्यता थी। मेरा बेटा आजकल बहुत गुस्से में रहता है, ढेर सारे सवालों के साथ रहता है, और वह सवाल करता है, मुझसे सवाल करता है। कुछ दिन पूर्व बहुत घर में हंगामा हुआ और वह सवाल करता है कि पापा, जिस देश में एक आम आदमी, एक शिक्षक आदमी कुछ पैसे के लिए बिक जाता है और बिक कर वोट करता है, उस देश में कौन सा लोकतंत्र है। जिस देश में धार्मिक झंडा फहराते हुए आदमी का कत्ल कर देता है, घृणा फैलाता है, उस देश में कौन सा धर्म है, कौन सी संस्कृति है। निर्भया कांड हुआ, देश में हंगामा हुआ, बलात्कार रुकना था, लेकिन ग्राफ उसका बढ़ता चला गया। यह कौन सा देश है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, क्या तलाश कर रहे हैं आप। ढेर सारे सवालों के साथ था हुआ। अपने दोस्तों से जब सवाल करता है, उसके एक दोस्त डॉक्टर हैं, निजी दुनिया में काम करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा इसको कि वहाँ पर वेतन बहुत कम मिलता है, तो वेतन बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर क्या किया जा सकता है। जिसने लिखा कि प्राइवेट सेक्टर में काम ही क्यों करते हो, तुम सरकारी सेक्टर में क्यों नहीं आते हो। तब उस लड़के ने कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, इसलिए सरकारी सेक्टर को समाप्त कर देना चाहिए। वह हम पीड़ित है, प्राइवेट सेक्टर में पीड़ित है, पता नहीं कौन सा जुनून है और उसके मन में क्या है कि वह प्राइवेट सेक्टर का समर्थक है और सरकारी सेक्टर के खिलाफ है। तो कई तरह के प्रश्न उसके मन में थे जो उसने कहे। मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा है आजकल कि हमने जो किया, हम सारे लोगों ने जो किया वह बहुत अधूरा था। गांधी जी इसलिए महान थे कि जो कहते थे वो करते थे, और हम लोगों में ये है कि कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। नतीजा है कि उसका असर जो गांधी जी के समय था वह असर नहीं है। आदिवासी समाज में एक है कि वहाँ पर जैसा वो है वैसा ही है, स्वशासन होगा, स्वावलंबन होगा, स्वाभिमान होगा, जो उस समाज में जीवित है। भागलपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, सुबह सुबह साहिबगंज की ओर से जो गाड़ी आती है उसमें दतमन लिए हुए आदिवासी औरतें और बच्चे
वो आते हैं तत्मन बेचने के लिए। इस समय भी जो 2023 है, कृत्रिम यादाश्त बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल यादाश्त का दुनिया है, रोबोट का दुनिया है, बहुत तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। आज तक में तो एक लड़की अब पढ़ने लगी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाया गया है। एक तरफ ये दुनिया है, एक तरफ वो दुनिया है। वह बेचने जाती है और बेच करके फिर पता नहीं कब वापस लौटती है, लेकिन वह भीख नहीं मांगती है, हाथ नहीं फैलाती है, मजदूरी करती है। इसलिए यह समाज जीवित है, आदिवासियों का समाज जीवित है। यह तो झारखंड है, कभी बिहार का हिस्सा था। और हमारे यहाँ ये है कि हाथ फैलाने में देर लोग नहीं करते हैं, दूसरे को लूटने में देर नहीं करते हैं, दूसरे को ठगने में देर नहीं करते हैं। जितनी जल्दी लूट लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हिंदी पट्टी का एक दुर्भाग्य है कि उसके अंदर कोई सांस्कृतिक नॉर्म नहीं है, आदमी के लिए सम्मान नहीं है। यह सम्मान जहाँ खो जाएगा तो वहाँ विकल्प की तलाश करने का मन करेगा। इसलिए हम सारे लोग जो हैं वह वैकल्पिक सभ्यता के बारे में सोचते हैं कि इससे बरक्स कोई सभ्यता हो सकती है या नहीं। अगर नहीं हो सकती है तो दुनिया जहाँ बढ़ती चली जा रही है तो उसको रोकना, उसको बचाना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला। पूरा सिस्टम आप देखिएगा। कोरोना काल में ये किताब लिखी गई है। कोरोना काल में जब लोग छटपटा कर मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, कोई जाना नहीं चाहता था, अपने ही बेटे और बेटियों के पास नहीं जाना चाहता था, आदमी और आदमी के बीच दूरी हो गई थी। उसी काल में इसी देश में अडानी नाम का जो पूंजीपति है 1000 करोड़ रोज कमा रहा था, रोज कमा रहा था 1000 करोड़। उसी दौर में, जिस दौर में कि आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, लोग पास नहीं जाना चाहता था, उसी दौर में ये घटना घट गई। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ, हम जिस देश में रहते हैं उसमें कई वर्ग, कई लेयर्स है। आदमी घुट-घुट कर मर रहा है। बहुत कम परिवार ऐसा है जहाँ स्वाधीनता के साथ, लोकतांत्रिक ढंग से, सम्मान के साथ जीवन गुजारता हो। आज की तारीख में भी या तो गरीबों के यहाँ थोड़ी इज्जत, थोड़ी मानवीयता रह गई है, या थोड़ा जो अमीर लोग हैं वहाँ पर कमाने का एक चल रहा है। मध्य वर्ग इतना ध्वस्त हुआ है, जितना बेकार हुआ है, जितना बिखराव हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, ज़्यादा वक्त नहीं है, हमारे गुरु और तमाम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं इतना ही बात कहूँगा कि एक प्रस्ताव है इस किताब में। किताब कुछ कह रही है, कुछ किताब कह रही है कि जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेम पूर्ण, करुणा से भरा हुआ वह जीवन, सौंदर्य की तलाश करता हुआ, उगता हुआ चांद, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, एक ऐसी दुनिया जहाँ के आदमी को लगे कि आदमी की तरह जी रहे हैं। हाँफता दापता आदमी, दौड़ता भागता आदमी, कुछ पैसे के लिए लूटता हुआ आदमी। क्या सचमुच में हम लोगों ने ऐसी ही संस्कृति, ऐसी ही भारतीय संस्कृति की कल्पना की थी? गांधी जी ने कहा था कि पूर्वी पश्चिमी जो दुनिया है वो शैतानी सभ्यता है, वो सब कुछ को निगलती जा रही है। उनकी किताबों, उनकी जो किताब थी हिंद स्वराज, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वह किताब सच बनकर आज भी खड़ी है। यह जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, खाने पीने का सामान देती है, सम्मान के साथ जीवन जीने का सामान तो उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन लूट के लिए, जमा करने के लिए, सब कुछ अपने घर में भरने के लिए यह दुनिया नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं। कोई पूंजीपति आज की तारीख में अपने बहू जब वैवाहिक दिन आता है तो एक हवाई जहाज गिफ्ट कर देता है, और देश को शर्म महसूस नहीं होती है कि जिस देश में खाने का ठिकाना नहीं है, जिस देश में रहने का ठिकाना नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, वायु तक दूषित हो रही है, उस देश में ऐसी अय्याशी कैसे है? चाहे जिसके द्वारा हुआ हो, जिस सरकार के द्वारा हुआ हो, यह कैसे हो सकता है